हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे बेसिकली कि डिफरेंट पर्सनालिटी थ्योरीज कौन कौन सी हैं। 4 पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है फ्रेंड। तो देखिए, पर्सनालिटी थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो देयर आर सर्टेन कॉमन पैटर्न्स एंड वेरिएबल्स व्हिच डिटरमाइन द पर्सनालिटी ऑफ पीपल। तो कुछ सर्टेन जो है कॉमन पैटर्न होते हैं फ्रेंड्स, कुछ कॉमन वेरिएबल्स होते हैं जो कि पर्सनालिटी किसी भी पर्सन की या किसी पीपल की पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर कैन बी अप टू सम एक्सटेंट प्रिडिक्ट इफ वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो अगर हम जो है पर्सनालिटी का टाइप आइडेंटिफाई कर सकें, अगर हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी का टाइप क्या है ये आइडेंटिफाई कर सकें, तो हम उसके बिहेवियर का पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी अगर हमें पर्सनालिटी का टाइप पता है तो हमें उसके बिहेवियर के बारे में पता लग सकता है। ओके, पीपल विथ सिमिलर एट्रीब्यूट कैन बी क्लासिफाइड इन वन कैटेगरी एंड देयर बिहेवियर कैन बी प्रेडिक्टेड। तो जो लोग एक सिमिलर एट्रीब्यूट वाले होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जा सकता है और उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे काफ़ी सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो सोशलाइज नहीं होना चाहते हैं, अपने में ही बिजी रहते हैं। तो उनका सिमिलर एट्रीब्यूट क्या है फ्रेंड्स? उनका सिमिलर एट्रीब्यूट है वो अकेले रहना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट लोगों को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। और अगर आपने एक कैटेगरी में उनको रख दिया तो आप उनके व्यवहार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंट्रोवर्ट पीपल कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा उसका बिहेवियर रहेगा। अकॉर्डिंगली एक्सपर्ट हैव डेवलप्ड सर्टेन पर्सनालिटी थ्योरी। इसी तरह से मतलब जो है एक्सपर्ट्स ने काफ़ी सारी पर्सनालिटी थ्योरी डेवलप करी हुई हैं। उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो देखिए, हमें 4 थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। साइको एनालिटिकल थ्योरी, दूसरा है फ्रेंड्स जो है ट्रेड थ्योरी, तीसरा सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी और चौथा सोशल लर्निंग थ्योरी। इन चारों थ्योरी के बारे में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई फ्रेंड्स पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में कि कुछ कॉमन पैटर्न और सर्टन वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी पर्सन की जो है पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर हम पर्सनालिटी के टाइप को आइडेंटिफाई कर सके तो हम उस पर्सन के बिहेवियर को या उसके बिहेवियर के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सिमिलर एट्रीब्यूट वाले, सिमिलर क्वालिटी वाले जो लोग होते हैं उनको एक कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया सकता है, क्योंकि उनमें सेम एट्रीब्यूट है, सेम क्वालिटी है, इसलिए सेम जो है बिहेवियर प्रेजेंट करेंगे। जैसे टाइप ए पर्सनालिटी वाले जो मैनेजर्स होते हैं वो मतलब जल्दबाजी में रहते हैं, तो हम मतलब एक कैटेगरी उनकी बना सकते हैं और उनके व्यवहार को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ जो है सर्टेन थियरी जो है डेवलप की गई हैं एक्सपर्ट के द्वारा। उनमें से 4 के बारे में हमें डिस्कस करना फ्रेंड। साइको एनालिटिकल थियरी, जिसे पीटी भी कहते हैं, ट्रेड थियरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट थियरी और सोशल लर्निंग थियरी फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए पहली थियरी उठाएंगे फ्रेंड्स। इन्हीं चारों थियरी के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, साइको एनालिटिकल थियरी पीटी। पहली बात तो ये जो है फ्रूड ने जो है इस थ्योरी को डेवलप किया हुआ था। ओके, ध्यान रखेंगे किसने डेवलप किया हुआ था साइको एनालिटिकल थ्योरी? फ्रूड ने डेवलप किया हुआ है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी पीटी इज बेस्ड प्राइमरली ऑन फ्रूडियन कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो फ्रूडियन का मतलब समझ गए होंगे, फ्रूड ने डेवलप किया है इसीलिए इसे फ्रूडियन कॉन्सेप्ट कहा गया है। ओके, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो फ्रूड ने डेवलप किया हुआ था फ्रेंड्स। ओके, और इन्होंने फ्रूडियन का कॉन्सेप्ट क्या था? इन्होंने कहा कि जो आदमी की पर्सनालिटी होती है, पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है फ्रेंड्स, उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आप होश में हैं, अनकॉन्शियस का मतलब आप बेहोश हैं, सबकॉन्शियस का मतलब इन बिटवीन की अवस्था है, मतलब कि जो है अचेत, मतलब पूरी तरह से ना तो बेहोश हैं और ना पूरी तरह से होश में हैं। तो कॉन्शियस क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि मतलब पूरी तरह से सब कुछ समझ रहे हैं, कॉन्शियस स्टेट। अनकॉन्शियस आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और सब कॉन्शियस का मतलब होता है आपको मिडिल में है, आप मिडिल सिचुएशन में है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है। तो फ्रूड जो है नोटेड दैट हिज पेशेंट्स बिहेवियर कुड नॉट ऑलवेज बी एक्सप्लेन। उन्होंने नोटिस किया फ्रूड ने कि जो उनके पेशेंट हैं उनके बिहेवियर को हमेशा जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। ओके, यानी कि हर एक पेशेंट का वो बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो दिस लेड टू हिम बिलीव दैट पर्सनालिटी स्ट्रक्चर इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क एंड दैट ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन आर आउटकम ऑफ साइको एनालिटिकल एलिमेंट दैट इज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो जब फ्रूड ने ये देखा कि वो अपने पेशेंट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं,
तो उन्हें ये विश्वास हुआ कि पर्सनालिटीज स्ट्रक्चर जो होता है वो प्राइमरली फाउंडेड ऑन अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क। तो जो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड्स, वो अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क पर बनता है, यानी कि बेहोश स्थिति में, जब आपको सुध बुध नहीं है, उस स्थिति में पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ओके, और ह्यूमन का जो बिहेवियर है और उसका जो मोटिवेशन है वो साइको एनालिटिकल एलिमेंट, 3 एलिमेंट उन्होंने बताए, साइको एनालिटिकल एलिमेंट आप कह सकते हैं। ये हैं आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इन्हीं के जरिए मतलब जो है आप किसी ह्यूमन का बिहेवियर और उसका मोटिवेशन जो है जज कर सकते हैं, या किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर, उसका मोटिवेशन है, वो इन 3 जो है साइको एनालिटिक एलिमेंट का नतीजा है, आउटकम है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो का। अभी हम इन तीनों के बारे में फ्रेंड्स पढ़ेंगे, इनके तीनों के फीचर देखेंगे। तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि जो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी थी फ्रेंड्स, वो जो है प्राइमरली फ्यूडियन कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। फ्यूड कौन थे? एक डॉक्टर थे जिन्होंने ये अपने पेशेंट के बारे में रिसर्च की हुई थी। ओके, और फ्यूडियन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि माइंड, पर्सनालिटी जो होती है वो 3 स्टेट की होती है, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस नेचर की होती है। फ्यूड ने नोट किया कि वो अपने सभी पेशेंट के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये पेशेंट ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, दूसरा पेशेंट अलग तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये समझा कि जो है जो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, वो प्राइमरली जो है किस पर फाउंडेड होता है, उसकी आधार कौन बनता है? अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क। मतलब अनकॉन्शियसनेस ही डिसाइड करती है कि पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। ओके, और उन्होंने ये भी कहा कि 3 साइको एनालिटिक जो है एलिमेंट्स हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को और उसके मोटिवेशन को डिसाइड करते हैं। उसके बाद में अब हमें इन्हें तीनों के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। इन्होंने ये ध्यान रखिएगा कि जो है फ्रूड ने क्या कहा था, 3 एलिमेंट थे इनके, साइको एनालिटिक जो है 3 एलिमेंट थे, कौन से? आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी इज फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस। ओके, तो ध्यान रखिएगा जो आईडी होती है फ्रेंड्स, वो फाउंडेशन होती है, किस पर फाउंडेड होती है? अनकॉन्शियसनेस पर, यानी आपको होश नहीं है, आपको समझ नहीं है, उस पर फाउंड होती है। ओके, इट स्ट्राइव, जो आईडी होती है फ्रेंड्स, उसके फीचर हैं फॉर सेक्सुअल प्लीजर एंड अदर बायोलॉजिकल प्लीजर एंड हैज एनिमल इंस्टिंक्ट ऑफ अग्रेशन, पावर एंड डोमिनेशन। ओके, तो जो आईडी होती है फ्रेंड्स, वो एक तरीके से समझ लीजिए उसे सेक्सुअल प्लीजर चाहिए, और या अदर दूसरे जो बायोलॉजिकल प्लेजर्स उसे मिल सकते हैं वो उसे चाहिए होते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर में एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, मतलब कहने का राक्षसी प्रवृत्ति होती है, एक तरीके से ये जानवरों वाली प्रवृत्ति होती है उसके अंदर में, ऑफ अग्रेशन, पावर एंड डोमिनेशन। ओके, तो उसके अंदर में राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं, बहसी मतलब बोलते हैं, है ना, जानवरों वाली प्रवृत्ति होती हैं। अग्रेशन, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा आक्रामकता होती है, ताकत ज़्यादा दिखाता है, और डोमिनेशन, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। मतलब ये, अब देखिए आपको ये पता है कि आईडी जो होती है वो अनकॉन्शियस माइंड का स्थिति है, मतलब आपको होश नहीं है। अगर आपको होश नहीं तो आपको अच्छे बुरे की जो है समझ नहीं होगी, इसीलिए जो है इस तरीके की जो गलत हरकतें हैं उनकी तरफ ये आईडी जो है भगाती है इंसान को, आपकी पर्सनालिटी को उधर की तरफ ले जाती है। ओके, उसके बाद में ईगो इज कॉन्शियस इन नेचर। अब देखिए आईडी जो थी वो कैसी थी? अनकॉन्शियस नेचर की थी, जबकि जो आपका ईगो है वो कॉन्शियस होता है नेचर में, यानी इसको समझ होती है, चीजें इसको समझ में आती हैं, एंड रिलेट्स आवर कॉन्शियस अर्जेज टू आउटसाइड वर्ल्ड। और ये क्या करता है? ये हमारी जो नीड्स होती हैं, अर्ज जो होती है, होश में रहने वाली जो नीड्स होती हैं फ्रेंड्स, उसको आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। इट कीप्स द आईडी इन चेक थ्रू द रियलिटीज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब क्या है कि अगर सिर्फ आईडी होती व्यक्ति के अंदर में तो वो जानवरों वाली हरकतें करता, लेकिन चूंकि ईगो वहां पर अवेलेबल है, इसलिए ईगो क्या करता है? आईडी को चेक में रखता है, मतलब आईडी को कंट्रोल में रखता है। ओके, द रियलिटीज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो उसको बाहरी दुनिया की जो माहौल है उससे उसको अवेयर रखता है और उसे अच्छे बुरे की समझ देता है। व्हाइल आईडी डिमांड्स इमीडिएट प्लेजर व्हाट एवर कॉस्ट। ठीक है, तो आईडी क्या होती है? जो आईडी होती है फ्रेंड्स, ये इनके फ्रूड के हिसाब से आईडी जो होती है उसे इमीडिएट प्लेजर चाहिए होता है, तुरंत ही जो है खुशी चाहिए होती है, चाहे जो भी पैसा उसे देना पड़ जाए। जबकि ईगो कंट्रोल्स इट। अब ईगो क्या कर रहा है? उसको कंट्रोल करता है, सो दैट दीज प्लेजर आर ग्रांटेड एज एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड इन एन एक्सेप्टेबल मैनर। तो ईगो क्या कर रहा है यहाँ पर? आईडी को कंट्रोल करता है और उसे, मतलब
आईडी को क्या चाहिए, इमीडिएट खुशी चाहिए, जबकि ये क्या कर रहा है कि ईगो कंट्रोल करता है और उसे वो बोलता है कि आपको ये प्लेजर चाहिए, लेकिन आपको किसी भी कास्ट पर नहीं, अप्रोप्रिएट टाइम पर और एक्सेप्टेबल मैनर में इसे जो है आपको मतलब ग्रांट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है जानवरों वाली हरकतें करें, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ओके, बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी ऑफ कीपिंग द आईडी अंडर कंट्रोल, ईगो इज सपोर्टेड बाय सुपर ईगो। अब देखिए, आईडी को कंट्रोल करने में कहीं हद तक ईगो को भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आईडी को कंट्रोल रखने के लिए ईगो को सपोर्ट करने के लिए बनता है सुपर ईगो। ओके, ये थियरी है फ्रेंड्स, जो है जो इन्होंने एक्सप्लेन की है और हम उसे समझ रहे हैं। तो फ्रूड कहते हैं कि आईडी को कंट्रोल करने के लिए ईगो को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उसीलिए सुपर ईगो आता है सामने। द सुपर ईगो इज हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रेनिंग फोर्स। जो सुपर ईगो होता है फ्रेंड्स, वो सबसे हायर लेवल का जो है रेस्ट्रेनिंग फोर्स होता है, आपको रोकता है, रोकने की ताकत होती है। एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ द पर्सन। किसी भी व्यक्ति की जो है अंतःकरण को जो है, कॉन्साइंस का मतलब अंतःकरण होता है, उसकी आत्मा होता है एक तरीके से, या उसका जमीर होता है आप कह सकते हैं। तो सुपर ईगो एक तरीके से उसका कॉन्साइंस होता है या उसका जमीर होता है पर्सन का, और जो कि उसको मतलब हायर रेस्ट्रेनिंग फोर्स होता है, ये आईडी को कंट्रोल में और ज्यादा रखता है। द कंसाइंस क्रिएट्स स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। देखिए, आपकी जो जमीर है, आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, अंतःकरण है, वही आपको बताता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या मोबाइल किसी का रखा हुआ है उसे उठा लेना, चोरी कर लेना सही है या गलत है, इस बात का डिसीजन आपका कंसाइंस ही कर करके देता है। आपको कंसाइंस ही बताता है कि किसी के पैसे चुराने चाहिए या नहीं चुराने चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, वो बताता है कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। एंड इज जनरली सबकॉन्शियसली डेवलप बाई एब्सॉर्प्शन ऑफ कल्चरल एंड एथिकल वैल्यू ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। और ये जो आपका कंसाइंस होता है फ्रेंड्स, वो डेवलप कैसे होता है, सबकॉन्शियसली, मतलब ये ना तो आप हो चेतन अवस्था में है ना अचेतन अवस्था में, बीच की अवस्था में ये धीरे धीरे जो है डेवलप होता रहता है। किस चीज़ से डेवलप होता है, आपका कल्चर कैसा है, आपकी इथिकल वैल्यू कैसी है, सोशल एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वहाँ पर कल्चर कैसा है, वहाँ पर इथिकल वैल्यूज कैसी हैं, इन्हीं सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए वो जो है सबकॉन्शियसली आपका जो कंसाइंस है वो डेवलप होता है। यानी आपका जमीर, आपका अंतरात्मा जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट और कल्चर से ही इंस्पायर होकर के सही और गलत का फैसला करती है। ऑल दीज थ्री फ्रूडियन एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। ये तीनों एलिमेंट जो आपका आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये सभी इंटर रिलेटेड हैं। ओके, और ईच कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर। एक जो है दूसरे से आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी तीनों, देखिए आईडी जो है आपको एनिमलिस्टिक वर्क करने के लिए कहती है, जबकि आपको ईगो जो है संभालता है, इसको नहीं कंट्रोल में रखता है, और ईगो को सपोर्ट करने के लिए सुपर ईगो आता है। तो मतलब कहने का ये सेपरेटली, अगर आप कहो सिर्फ ईगो से ही आप कोई चीज़ स्टडी कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं, ये तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू क्रिएट नॉर्मल पर्सनालिटी देयर मस्ट बी बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंग दीज थ्री फोर्सेस। अब अगर एक जो है नॉर्मल पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी है, तो वहाँ पर आईडी प्लस ईगो और प्लस सुपर ईगो के बीच में एक जो है अच्छी रिलेशनशिप, बैलेंस्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए। कोई एक भी चीज कम या ज्यादा होगी तो उसका इफेक्ट अलग होगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल एन ओवर डेवलप्ड सुपर ईगो। अगर मान लीजिए आपको सुपर ईगो ज्यादा डेवलप हो गया है, मतलब सुपर ईगो क्या चीज होती है, सबसे ज्यादा रिस्ट्रेनिंग फोर्स होती है, कोई भी चीज गलत होने नहीं देगा। अगर ज्यादा ओवर डेवलप्ड सुपर ईगो होगा, वुड मेक द पर्सन हाईली मोरल। अब वो क्या होगा कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा, उसके मोरल्स बहुत हाई हो जाएंगे, एंड मेक हिम फील गिल्टी ऑफ एवरी लिटिल थिंग दैट स्लाइटली डेविएट फ्रॉम नॉर्मल। तो उसे बुरा लगेगा अगर कोई भी चीज जो है नॉर्मल से मतलब थोड़ा सा भी डेविएट होगी। ओके, तो सुपर ईगो यानी एक तरीके से आप साधु बनने वाली स्थिति में चले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का सुपर ईगो ओवर डेवलप हो जाता है, सुपर ईगो अगर उसकी पर्सनालिटी का ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो वो साधु हो जाएगा। ही द पर्सन विल बी हाईली मोरल। उसको अब हर चीज जो है अच्छी या बुरी दिखने लगेगी। कोई भी चीज अगर जो है हल्की सी भी प्रॉब्लम होगी, जैसे मतलब अब स्थिति ये होगी, अगर सुपर ईगो अच्छे से डेवलप हो जाए, तो अगर आप जमीन पर चल रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि कहीं कोई चींटी ना मर जाए आपसे। क्यों? क्योंकि आपका सुपर ईगो जो है आपको कोई भी गलत काम करने से रोक रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो ये सुपर ईगो का असर होगा। दिस वुड नॉट बी कंसिडर प्रैक्टिकल और रेशनल। लेकिन ये अगर आपका सुपर ईगो ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो इसे प्रैक्टिकल या रेशनल नहीं माना जा सकता है, ये तर्क संगत नहीं होगा। अगर हर कोई जो है साधु ही हो जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा फ्रेंड्स। ओके, सिमिलरली अगर
अगर ऐसा हो कि अंडर डेवलप्ड सुपर ईगो हो जाए, आपका जो सुपर ईगो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। अब अगर सुपर ईगो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ तो वो ईगो को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर ईगो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो आईडी को कंट्रोल में नहीं रख पाएगा। अगर आईडी कंट्रोल में नहीं रहेगी तो वो आपको जो एनिमलिस्टिक वर्क हैं उनके लिए जो है बार बार प्रेरित करेगी फ्रेंड्स। ओके, तो अगर सुपर ईगो अंडर डेवलप होता है देन इट वुड लेट आईडी अर्जेज लूज, है ना, आईडी की जो डिमांड्स हैं, जो अर्जेज हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको लूज हो मतलब जो है उसको फुलफिल करने के लिए उसे छोड़ देगा एक तरीके से, उसे रोकेगा नहीं कि ये गलत है। वुड करेक्टराइज द पर्सन एज वन हैविंग वीक मोरल्स एंड वैल्यूज। तो इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर डेवलप सुपर ईगो होगा फ्रेंड, उसके जो मोरल्स होंगे वो बहुत वीक होंगे और उसकी वैल्यूज भी बहुत खराब होंगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है सामाजिक तौर पर इनएप्रोप्रिएट माना जाएगा या फिर बहसी माना जाएगा, हम एक तरीके से कह सकते हैं। दिस साइको एनालिटिकल अप्रोच टू पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस हैज मेड सम इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सनालिटी की, ओके, उसने जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर इम्पैक्ट डाला है। मतलब ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा कि ये क्या आईडी और ईगो सुपर ईगो की बात कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों के बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में इसका इम्पैक्ट है फ्रेंड्स। ओके, सिमिलरली सच एम्प्लॉयज बिहेवियर एज डे ड्रीमिंग। मतलब अब इन चीज़ों को अगर आप आईडी ईगो सुपर ईगो को ध्यान रखेंगे तो जो आपके एम्प्लॉय का बिहेवियर है उसमें कई सारे एम्प्लॉय हैं जो डे ड्रीमिंग करते हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हैं, अब्सेंट रहते हैं, टार्डीनेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा ढीले पड़े रहते हैं, सेबटॉज मतलब चीज़ों को तोड़ देते हैं, एल्कोहलिज्म वाइन का यूज करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग एब्यूज मतलब जो है जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, कैन बी एनालाइज थ्रू साइको एनालिटिकल स्टडीज एंड एनालिसिस। तो अगर इन सब चीज़ों को आपको अध्ययन करना है, ड्रग एब्यूज, एल्कोहल का, टार्डीनेस का, अब्सेंट रहने का, फॉरगेटफुलनेस, डे ड्रीमिंग का, आपके एम्प्लॉय के ये बिहेवियर को अगर आपको जज करना है तो आप साइको एनालिटिकल स्टडी जो ये फ्यूडियन की है उसके द्वारा इसकी एनालिसिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये वाली थियरी जो है। देखिए साइको एनालिटिकल थियरी में सबसे पहली बात यह है, ये फ्रूड लेकर आए थे। ओके, फ्रूड का जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें तीन चीज़ें हैं। पर्सनालिटी जो है तीन नेचर की होती है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। आप और इन्हीं चीज़ों के आधार पर ही पर्सनालिटी डेवलप होती है। फ्रूड ने ये पाया कि वो अपने पेशेंट का बिहेवियर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें ये समझ में आया कि जो पर्सन का बिहेवियर होता है फ्रेंड्स वो अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क पर बनता है। मतलब जो आपका बिहेवियर है वो पहले डिसाइड नहीं हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी अनकॉन्शियस जो स्थिति होती है वहाँ से डेवलप होकर आती है, फिर सामने निकलती है। तो वही आईडी, ये आईडी है आपकी, अनकॉन्शियस फ्रेमवर्क जो है वो आपका आईडी है। ये मतलब जो है एनिमलिस्टिक चीज़ें करने के लिए आपको जोर दे रहा है। और इन्होंने ये कहा कि अगर किसी ह्यूमन का बिहेवियर और उसका मोटिवेशन अगर आपको जानना है तो तीन चीज़ों को, अगर तीन पैरामीटर्स जो होते हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, अगर आप इनको जज कर पाएंगे तो आप जान सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर, उसके मोटिवेशन के बारे में। आईडी जो है वो कैसी होती है, अनकॉन्शियस होती है। इसे जो है मतलब सेक्सुअल प्लेजर चाहिए होता है, उसे बायोलॉजिकल प्लेजर चाहिए होता है, और इसमें जो जानवरों वाली प्रवृत्तियां होती हैं एक तरीके से कह सकते हैं। ये पावर चाहता है, डोमिनेशन चाहता है, दूसरे के ऊपर हावी होना चाहता है। ओके, ईगो जो होता है वो कॉन्शियस होता है। देखिए आईडी में बस ये ध्यान रखिएगा कि आईडी जो होती है वो अनकॉन्शियस होती है, जबकि ईगो जो होता है वो कॉन्शियस होता है। सुपर ईगो जो होता है वो आपका कंसाइंस हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, ईगो कॉन्शियस होता है और ये जो है मतलब आईडी को कंट्रोल में रखता है, ये आईडी को कंट्रोल में रखता है और उसे बताता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है और उसके हिसाब से ही हमें चलना है। ओके, आईडी को कंट्रोल में रखने के लिए ईगो को भी सपोर्ट की जरूरत होती है और उसे सपोर्ट करता है कौन, सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है हायर लेवल का रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है। किसी भी चीज़ को गलत है या सही है ये बताने का काम आपका कंसाइंस या अंतरात्मा या जमीर ही करता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसे कंसाइंस कहते हैं, सुपर ईगो को हम कंसाइंस कह सकते हैं। कंसाइंस मतलब जमीर या अंतरात्मा कहा जा सकता है। ये आपको अच्छे और बुरे की पहचान बताता है। ओके, और ये जो है आपके कल्चर कैसा है, इथिकल वैल्यूज कैसे हैं, सोशल एनवायरनमेंट की, उन सब के आधार पर ये डेवलप होता है फ्रेंड्स। ओके, दीज आर थ्री फ्यूडियन एलिमेंट्स। हमने समझ लिया तीन फ्यूडियन एलिमेंट कौन कौन से, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तीनों एक साथ होते हैं। किसी की पर्सन की पर्सनालिटी अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब वहाँ पर ये तीनों फोर्सेज जो हैं, तीनों जो एलिमेंट हैं, इनके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है। अगर किसी के पास में
ओवर डेवलप्ड सुपर ईगो होगा, मतलब उसके पास में सुपर ईगो जो है वो ओवर डेवलप्ड हो गया, सुपर ईगो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, हर चीज़ को रोकता रहेगा, कोई भी गलत चीज़ होने से रोक देगा, कोई भी चीज़ गलत नहीं होने देगा। और हमें भी पता है कि मतलब हर चीज़ जो है सही नहीं की जा सकती। अब अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो आप जो है ये कितनी देर तक देखेंगे कि कोई चींटी ना मरे, या फिर जब आप सांस ले रहे हो तो कितने सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं, तो हम कब तक उनको रोकते रहेंगे कि कोई बैक्टीरिया की जान ना चली जाए। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो ये सुपर ईगो यानी साधु वाली बात हो गई एक तरीके से, आप समझ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और ये प्रैक्टिकली जो है मतलब प्रैक्टिकल और रेशनल नहीं होता अगर सुपर ईगो ओवर डेवलप्ड हो जाए। उसी जगह पर अगर अंडर डेवलप्ड सुपर ईगो है तो आदमी जो है मतलब वो एक तरीके से समझ लीजिए कि जिसके वीक मोरल और वीक वैल्यूज वाला व्यक्ति जो है बन जाता है। शराब पिएगा, मतलब जो है दूसरों के साथ में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करेगा, ऐसे समझ लीजिए। ओके, दिस साइको एनालिटिकल अप्रोच टू पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस हैज मेड सम इम्पैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है फ्रेंड्स, ये ऐसे बेकार नहीं गई, इसने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट डाला हुआ है फ्रेंड्स। ओके, अब इम्पैक्ट कैसे डाला हुआ है, अगर आप चाहते हैं अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर, जो आपके एम्प्लॉय हैं उनके बिहेवियर में अगर मान लीजिए वो ड्रग यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, टार्डीनेस है, सबटाज है, एब्सेंट रहते हैं, फॉरगेट भूल जाते हैं, चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, एकदम ढीले पड़े रहते हैं या फिर गायब रहते हैं काम से, तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको एनालिसिस करनी है तो आप साइको एनालिटिकल स्टडी एनालिसिस के थ्रू इसे स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी खत्म होती है फ्रेंड्स। अब हम ट्रेट थ्योरी देखेंगे। ट्रेट का मतलब होता है फ्रेंड्स गुण, आपके जो गुण होते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, आप बड़ों का सम्मान करते हैं, ये सारे आपके ट्रेट हैं, आपका बोलचाल आपकी अच्छी है। ओके, तो ट्रेट थ्योरी बिलीव्स that the traits of a person which determine his personality and behavior are basically inherent to a person, that is more of a hereditary impact than environmental। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि ट्रेड थ्योरी क्या मानती है। ट्रेड थ्योरी ये मानती है कि जो लोग होते हैं उनके जो गुण होते हैं, जो लोगों की जो क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, which determine his personality, जो कि उनकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, वो ज़्यादातर जेनेटिक होते हैं, हेरिडिटी होते हैं, मतलब आपको वंशानुगत मिले होते हैं। जो आपके फादर और मदर में है वही आप में मतलब जो है ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये वाली बात में विश्वास रखती है ट्रेड थ्योरी। ओके, तो ट्रेड थ्योरी क्या मानती है, ये बात ध्यान रखेंगे कि ट्रेड थ्योरी जो है ये नहीं मानती कि इन्वायरमेंट का उतना असर नहीं पड़ता, आप किस माहौल में पल बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा उतना मतलब नहीं है, जितना मतलब उसको इस बात से होता है कि जो भी आपके अंदर क्वालिटी और गुण आए हुए हैं, ट्रेट आए हुए हैं, वो आपको आपके वंशानुगत मिले हुए हैं, पापा और पापा के पिताजी या उनसे मिले हुए हैं, या मदर से, मदर की मदर से मिले हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ट्रेड थ्योरी ये मानती है कि जो भी पर्सन के ट्रेट होते हैं, ये जो गुण होते हैं जो कि पर्सन की पर्सनालिटी को, उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, वो पर्सन को इनहेरेंट मिलते हैं, मतलब उसको उनके माँ बाप से ज़्यादातर मिल जाते हैं। ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन्स पर्सनालिटी एज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्टन ट्रेट ऑफ अ इंडिविजुअल। जो ट्रेड थ्योरी है फ्रेंड्स हमारी गुण वाली थ्योरी, ये पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कैसे करती है, जो इंडिविजुअल होता है उसके कुछ गुण को लेकर के डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पर्सनालिटी कैसी होती है एक व्यक्ति की। While there are many traits common to most people, बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो सभी लोगों में पाए जाते हैं। There are many other traits which are unique to a person and are not shared by other individual। बहुत सारे ऐसे गुण हैं फ्रेंड्स जो कि सभी लोगों में पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि पैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये कॉमन गुण है सबके लिए, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो सबके पास नहीं होते, केवल कुछ ही लोगों के पास होते हैं। जैसे सिंगिंग, सभी सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग ही सिंगिंग कर सकते हैं, और कुछ यूनिक क्वालिटी होती है जो उसी व्यक्ति के पास भी होती है और किसी के पास होती ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी पीपल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, अगर हम गुण वाली जो थ्योरी होती है फ्रेंड्स, उस ट्रेड थ्योरी के आधार पर हम लोगों को अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो लोग होते हैं अग्रेसिव, लॉयल, प्लीजेंट, फ्लेक्सिबल, ह्यूमरस, सेंटिमेंटल, इम्पल्सिव, कूल एंड सो ऑन। तो मतलब इतने टाइप के लोग जो है मतलब हो सकते हैं। अगर ट्रेड थ्योरी की माने तो लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, खुश रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी चीज़ पर एकदम जो है रिजिड नहीं रहते कि नहीं हमें यही बात माननी है, दूसरी बात हम नहीं मानेंगे। ओके, सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, कूल होते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं किसी के ऊपर, कूल होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो इस तरीके का ट्रेड थ्योरी इस तरीके के लोगों के बिहेवियर को बताती है। ट्रेड्स आर बेसिक एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड कैन बी यूज टू एक्सप्लेन दियर बिहेवियर। ओके, तो ट्रेट जो होते हैं, गुण जो होते हैं, क्वालिटी जो होती है, वो पर्सनालिटी के बेसिक एलिमेंट होते हैं फ्रेंड्स, और इन्हें किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा सकता
है। पीपल हैविंग अ फोर्सफुल मैनर इन मोस्ट सिचुएशन कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एग्रेसिव। तो जो व्यक्ति हर एक सिचुएशन में अपने ताकत का प्रयोग करना चाहे हर सिचुएशन में, उसे हम एग्रेसिव व्यक्ति कह सकते हैं कि वह आक्रामक व्यक्ति है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन दूसरे व्यक्ति को अलाउ करता है इनिशिएटिव लेने के लिए, तो उसे सबमिसिव जो है पर्सन कहा जा सकता है। तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है? सबमिसिव पर्सनालिटी है, वो दूसरों को मौका देता है। ओके, तो ये बात हो गई फ्रेंड। देखिए ट्रेड थियरी में हमने क्या समझा, ट्रेड थियरी में जो थीम है वो ये याद रखिएगा, ट्रेड थियरी जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट को उतना नहीं मानते कि आप जिस इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं वो आपकी पर्सनालिटी को उतना इफेक्ट नहीं करता जितना आपको इनहेरेंट मिल जाता है या हेरिडिटी मिल जाती है। जो आपको वंशानुगत गुण मिलते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, इनका कहने का मतलब ये है। ओके, और पर्सन जो है अगर आपको पर्सन की पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करना है तो वो उसके सर्टन गुणों से या क्वालिटी से, ट्रेड से पता किया जा सकता है। और ये मानते हैं कि इन्वायरमेंट का उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना हेरिडिटी इम्पैक्ट होता है आपके पर्सनालिटी पर। ट्रेड थ्योरी जो है लोगों की पर्सनालिटी को इंडिविजुअल के जो सर्टेन गुण होते हैं उसके आधार पर ही एक्सप्लेन करती है या डेमोन्स्ट्रेट करती है। बहुत सारे ऐसे ट्रेट हैं जो ज़्यादातर लोगों के बीच में पाए जाते हैं, और कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो केवल कुछ लोगों में पाए जाते हैं, और कुछ ट्रेट जो है किसी में भी नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो मतलब कुछ गुण ऐसे हैं जो कॉमन है सभी लोगों के बीच में, जबकि अदर ट्रेट ऐसे हैं जो यूनिक हैं एक पर्सन के लिए और उसे किसी और के द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी, अब ट्रेड थ्योरी के आधार पर लोगों को किस टाइप का आप कह सकते हैं, तो लोगों को हम अग्रेसिव कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो हर जगह पर फोर्स का, ताकत का यूज करता है, किसी भी सिचुएशन में ताकत का यूज करता है, उसे अग्रेसिव कह सकते हैं। वफादार भी कह सकते हैं, प्लीजेंट खुश रहने वाला कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। जैसे कोई भी काम नहीं अलाउ किया जाता था, जैसे पहले आर्मी में जो है महिलाओं को एंट्री नहीं थी, फिर बाद में फ्लेक्सिबिलिटी आई, तो काइंड ऑफ दैट। तो मतलब फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, ओके, कूल होते हैं, ऑफन कूल, तो कूल भी लोग होते हैं। तो ये मतलब हम गुणों के आधार पर उनको इस टाइप की कैटेगरी में बांट सकते हैं। ट्रेट जो है ध्यान रखिएगा वो बेसिक एलिमेंट है जो पर्सनालिटी और बिहेवियर को जो है एक्सप्लेन करता है। ओके, ट्रेट बेसिक एलिमेंट होते हैं पर्सनालिटी के और इन्हें बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा सकता है। पीपल जो है फोर्सफुल मैनर जो यूज करते हैं ज़्यादातर सिचुएशन में, उन्हें अग्रेसिव कहा जाता है। और उसी तरीके से ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को इनिशिएटिव लेने के लिए अलाउ करता है उसे हम सबमिसिव पर्सन कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो दो थ्योरी हो गई फ्रेंड्स। ये हमारी तीसरी थ्योरी है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, यानी स्वयं को समझना। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि आपके पास में अपने बारे में क्या इमेज है, वही सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, दिस थ्योरी बिलीव दैट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। तो ये थ्योरी विश्वास करती है कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसका जो बिहेवियर होता है वो डिटरमाइन किया जा सकता है खुद उस इंडिविजुअल के द्वारा। वी हैव एन इमेज ऑफ आवर ओन, हमारी अपनी खुद की एक इमेज होती है। आवर एक्शन वुड बी कंसिस्टेंट विद आवर दैट इमेज, और हमारे जो एक्शन होते हैं फ्रेंड्स वो उस इमेज के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। और कार्ल रोजर जो है इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो ध्यान रखिएगा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है उसको किसको दिया जाएगा, श्रेय किसको दिया जाएगा, कार्ल रोजर को दिया जाएगा सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी के लिए। इवन और काफ़ी लोगों ने मदद की होगी, लेकिन कार्ल रोजर जो है इस थ्योरी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वी हैव एन इमेज ऑफ आवर ओन, हमारे पास अपनी खुद की इमेज होती है, एंड एक्शन वुड बी कंसिस्टेंट विद दैट इमेज, और जो आपके एक्शन होते हैं फ्रेंड्स वो उससे कंसिस्टेंट होते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, जो व्यक्ति जो है फॉर्मल कपड़े पहनता है, मतलब सिंपल पैंट और शर्ट पहनता है, आप ये नोटिस करना कि वो जो है ज़्यादातर अगर फॉर्मल पैंट शर्ट पहनता है तो वो उसने अपनी इमेज बनाई हुई है, और उसे जीन्स पहनते हुए आप कम देखोगे। उसी जगह पे जो व्यक्ति जो है जीन्स पहनता है और ऐसे इनफॉर्मल क्लॉथ्स पहनता है, उसको आप देखोगे कि वो इनफॉर्मल ज़्यादा पहनेगा, वो फॉर्मल क्लॉथ्स नहीं पहनता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की एक इमेज होती है, और हमारे जो भी एक्शन होते हैं वो उनके साथ कंसिस्टेंट होते हैं। जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम कपड़े पहनने जा रहे हैं, वो भी हमारी इमेज के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है सिंपल कपड़े पहनना पसंद करता है तो वो जो है अपना सिंपल ही कपड़े पहनेगा, क्योंकि उसको अपनी इमेज के हिसाब से ही एक्शन इनिशिएट करना होता है फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गया? तो कार्ल रोजर जो है इस थ्योरी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं। अकॉर्डिंग टू हिम बेस्ट वेंटेज पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इज फ्रॉम इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ। तो अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बिहेवियर को समझना चाहते हैं,
तो इंडिविजुअल के ही इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझिए, उस इंडिविजुअल को ही आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जोर किस बात पर दे रहे हैं फ्रेंड, हम जोर दे रहे हैं इंडिविजुअल पर ही। एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस का जो सेंटर होता है फ्रेंड्स वो इंडिविजुअल खुद होता है। हिज सेल्फ इमेज इज एन इंटीग्रल ऑफ हाउ ही व्यूज हिमसेल्फ एंड हिज परसेप्शन हाउ अदर्स व्यू हिम। ओके, उसकी जो सेल्फ इमेज होती है फ्रेंड, वही ये बताती है कि वो खुद को कैसे देखता है, वो अपनी इमेज कैसी देखता है। क्या वो अपने आप को एक सीधा साधा सभ्य समझता है, या फिर वो अपने आप को दुष्ट प्रवृत्ति का और जो है कैसा समझता है, वो उसका खुद का व्यू है। एंड हिज परसेप्शन ऑन हाउ अदर्स व्यू हिम, और उसका खुद का ही परसेप्शन रहेगा कि उसे दूसरे किस नज़रिए से देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हिज सेल्फ इमेज जो है वही इंटीग्रल होती है, सब कुछ वही होती है, उसकी खुद की इमेज ही सब कुछ होती है। वो कैसे खुद को देखता है और दूसरे उसके बारे में कैसा, दूसरे उसे कैसा देखते हैं, इसका भी परसेप्शन वो खुद ही डिसाइड करता है। दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट इज रिजल्ट ऑफ पर्सन्स इंटरेक्शन विथ हिज इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बन करके आ रहा है फ्रेंड्स पर्सन के बारे में, वो रिजल्ट है किसका, उसके इन्वायरमेंट से, उसके इंटरेक्शन पर। मतलब हम यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि आपके ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जबकि अभी हमने ट्रेड थ्योरी देखी, वो ट्रेड थ्योरी हेरिडिटी की बात करती है, वंशानुगत बातें करती हैं, इन्वायरमेंट का उतना इफेक्ट नहीं मानती। लेकिन यहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं, आपका इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है उसी का ही असर है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा डेवलप होता है। दिस इंटरेक्शन इन फॉर्म ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हेल्प अस टू ग्रो एंड मेच्योर एंड बी मॉडिफाई आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट एज रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपीरियंस। ओके, तो ये जो हम इन्वायरमेंट के साथ में अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, तो हम मतलब अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं और वहाँ पर चीज़ों को सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करते हैं, और ये हमें ग्रो करने में और मेच्योर होने में मदद करती हैं। और हम साथ ही साथ में चूंकि इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, तो बी मॉडिफाई आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो हमारी खुद की इमेज है उसको हम मॉडिफाई भी करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंटों का या इन एक्सपीरियंस का जो नतीजा होता है, जो आपका इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, अपनी खुद की सेल्फ इमेज को मॉडिफाई भी करते हैं। ओके, व्हेन वी गेट पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम अदर्स, जब हम दूसरों से अच्छा फीडबैक पाते हैं तो इट इन रिस्पॉन्स टू आवर बिहेवियर, हमारे अच्छे व्यवहार के लिए। अगर आपने किसी व्यक्ति की मदद की और उसने आपको थैंक यू बोला, ठीक है, जैसे आप लोग जो है मतलब पॉजिटिव फीडबैक मुझे देते हैं अच्छे कमेंट्स करके, है ना, तो उससे क्या होता है, आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स, जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है या जो हमारी सेल्फ इमेज है फ्रेंड्स, वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड होती है। मतलब उसमें जो पॉजिटिविटी है वो और बढ़ जाती है जब हम पॉजिटिव फीडबैक पाते हैं। ठीक है, अपने बिहेवियर की वजह से दूसरों से रिस्पांस में अगर हम पॉजिटिव फीडबैक पाते हैं तो जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो हमारी सेल्फ इमेज है, जो हमारा अंतर मन है, वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाता है। उसी जगह पर जस्ट उल्टा अगर होता है, व्हेन वी गेट नेगेटिव फीडबैक ऑन आवर सेल्फ रिगार्ड इज लोअर्ड, ओके, रिजल्टिंग इन टेंशन एंड एंजाइटी। अगर हम जो है मतलब निगेटिव फीडबैक पाते हैं तो हमारा जो सेल्फ रिगार्ड है, हमारा जो आत्मसम्मान है, वो लोअर हो जाता है, गिर जाता है। ओके, और उसकी वजह से हमें टेंशन हो जाती है और हमें एंजाइटी भी हो जाती है, गुस्सा भी हो जाता है। दस एन एम्प्लॉय विथ अ सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ हाई इंटेलिजेंस। ओके, तो अगर कोई एक एम्प्लॉय है जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी सेल्फ की जो इमेज है वो उसकी इमेज खुद की, यानी वो अपने बारे में ये सोचता है कि ही इज हाईली इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंस है, मे नॉट लुक फॉर सच रीइंफोर्समेंट टेक्निक एज मॉनेटरी रिवार्ड, जॉब सिक्योरिटी एंड डायरेक्टिव सुपरविजन। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है आपका जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ इमेज ऐसी है कि वो खुद सोचता है कि मेरे पास हाई इंटेलिजेंस है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, तो ऐसे लोगों को आपको जो है रीइंफोर्स नहीं करने की जरूरत होती है। दे मे नॉट लुक फॉर सच रीइंफोर्समेंट टेक्निक। और रीइंफोर्स कैसे करते हैं हम, उसको मोटिवेट कैसे करते हैं, मॉनेटरी अवार्ड दे करके, जॉब की सिक्योरिटी दिलवा करके, या डायरेक्टिव सुपरविजन मतलब उसका सुपरविजन करके। तो इन सब चीज़ों की ऐसे एम्प्लॉय को जरूरत नहीं होती है जो अपने आप में, जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद ही हाई है। ही मे लुक फॉर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट वेयर ही गेट्स रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट। तो ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसा जो एम्प्लॉय होगा आपका, वो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की तरफ देखेगा। ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहां पर वो अपने आप को साबित कर सके, जहां वो रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसकी पहचान बने, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और उसके अचीवमेंट को भी एक्नॉलेज किया जा सके और उसको अचीवमेंट भी मिलनी चाहिए। ओके, तो ऐसा व्यक्ति जो फुल मतलब
अपने आप में विश्वास रखता है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा है। ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी रिवार्ड जॉब सिक्योरिटी में बी मोर इफेक्टिव ऑन एम्प्लॉय हु हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अब ऐसा एम्प्लॉय जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, डिपेंडेंस का, कि हम दूसरे पर निर्भर हैं, उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, जॉब को लेकर के इनसिक्योरिटी है, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसे लोगों को हमें जो है क्या देना पड़ेगा, मॉनेटरी रिवार्ड देना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी दिलवानी पड़ेगी, तभी वो जो है मोटिवेट हो सकते हैं। तो मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट से हमें फायदा क्या हुआ? अब हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट से ये करना है कि हमें ये देखना है कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या वो इंडिपेंडेंट है, इंटेलिजेंट है और खुद में कॉन्फिडेंस रखता है। अगर रखता है तो उसको किसी भी तरीके के मतलब मोटिवेशन की नीड नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह पर जो दूसरा आपका एम्प्लॉय है, वो अगर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है डाउन है, उसको डिपेंडेंसी फील होती है, मतलब वो दूसरे पर निर्भर रहना चाहता है, इनसिक्योर फील करता है और कॉन्फिडेंस अगर उसके अंदर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आपको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। वहाँ पर मॉनेटरी रिवार्ड, पैसे देना या फिर जो है जॉब सिक्योरिटी दिलवाना, उसको बोनस दिलवाना, ये सब चीज़ें उसे मोटिवेट कर सकती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। आई होप आप लोगों को कुछ हद तक क्लियर हुई होगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो पर्सनालिटी या बिहेवियर होता है किसी इंडिविजुअल का, वो डिटरमाइन किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा, खुद इंडिविजुअल द्वारा जो है अपने पर्सनालिटी और बिहेवियर को डिटरमाइन किया जा सकता है। ओके, वी हैव एन इमेज ऑफ आवर ओन, हमारी अपनी खुद की एक इमेज होती है और हमारे एक्शन जो है कंसिस्टेंट होते हैं उस इमेज के साथ में। देखिए काफ़ी सारे लोग सेल्फी बहुत खींचते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सेल्फी नहीं लेते हैं, काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहेंगे, हर दिन में 4-5 पोस्ट आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव देयर ओन इमेज, उनकी खुद की अपनी इमेज है, उनकी अपनी इमेज है कि मुझे ऐसे ही रहना है, और उनके जो एक्शन हैं वो उस इमेज के साथ में कंसिस्टेंट होते हैं। और कार्ल रोजर जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ में क्लोजली एसोसिएटेड हैं। उनके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को आपको समझना है, किसी व्यक्ति के बिहेवियर को आपको समझना है, तो इंडिविजुअल के अंदर झांकिए। जो कहने का मतलब है इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब इंडिविजुअल हिमसेल्फ के आपको अंदर झांकना पड़ेगा। एंड इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज ए सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस, जो इंडिविजुअल होता है वही एक्सपीरियंस का या एक्सपेरिमेंट का जो है सेंटर होता है। हिज सेल्फ इमेज इज एन इंटीग्रल ऑफ हाउ ही व्यूज हिमसेल्फ, उसकी जो सेल्फ इमेज होती है पर्सन की फ्रेंड, वही बताती है कि वो अपने आप को कैसे देखता है और दूसरे उसे कैसा देखते हैं। यानी दूसरों से वो पूछता नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं, वो अपना परसेप्शन बनाता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, सेल्फ कॉन्सेप्ट, दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ रिजल्ट ऑफ पर्सन्स इंटरेक्शन विद हिज इन्वायरमेंट। जो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, जो उसकी अपनी खुद की इमेज होती है, सेल्फ इमेज होती है फ्रेंड्स, वो रिजल्ट होती है किसका, इन्वायरमेंट के साथ उसके इंटरेक्शन के वजह से। इन्वायरमेंट के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन रहा, उसके आधार पर ये इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। दिस इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हेल्प अस ग्रो, ये जो हम मतलब इन्वायरमेंट के साथ में अपने आसपास के माहौल में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारी लर्निंग होती है, उससे हम ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं, और साथ ही साथ में हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी सेल्फ की जो इमेज होती है उसको भी मॉडिफाई करते हैं बेस्ड ऑन दीज एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस हमने किया उसी के आधार पर अपना सेल्फ इमेज को भी चेंज करते हैं। जब हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है दूसरों से, रिस्पॉन्स ऑफ आवर बिहेवियर, अच्छे व्यवहार की वजह से जब हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, हमारी सेल्फ इमेज जो होती है, वो रीइंफोर्स हो जाती है, पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाती है। उसी जगह पर जब हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो हमारा जो आत्मसम्मान है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो लोअर हो जाता है, और इसकी वजह से हमें टेंशन होती है और हमें एंजाइटी भी होती है। इस तरीके से एक एम्प्लॉय जो कि जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई है, उसको लगता है कि उसे हाई इंटेलिजेंस है, उसके बाद में दिमाग अच्छा खासा है, वो इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, तो ऐसे एम्प्लॉय को रीइंफोर्समेंट टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती मोटिवेट करने के लिए। उन्हें आपको मॉनेटरी रिवार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, यहाँ नहीं जॉब करेंगे तो दूसरी जगह का जॉब करेंगे, और सुपरविजन की भी उनको ज़रूरत नहीं होती है। वो बल्कि उल्टा उनके केस क्या होता है कि दे आर लुकिंग फॉर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, वो ऐसे इन्वायरमेंट की तलाश में है जहाँ उनको चैलेंज मिले, जहाँ उनको रिकग्निशन मिले, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, और उनके अचीवमेंट को सराहा जाए, अप्रिसिएट किया जाए। उसी जगह पे दूसरी जगह पे दूसरे टाइप के जो होंगे एम्प्लॉय, जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है डिपेंडेंसी वाला होगा, इनसिक्योरिटी होगी नौकरी को लेकर के, और कॉन्फिडेंस की कमी होगी, वहाँ पर उनको मोटिवेट करने के लिए हमें मॉनेटरी रिवार्ड और जॉब सिक्योरिटी जैसी चीज़ें इफेक्टिवली यूज की जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीसरी थ्योरी हो गई फ्रेंड। अब हम चौथी थ्योरी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, और ये लास्ट थ्योरी भी है। इन दिस थ्योरी बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज मोर
ए रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल देन बायोलॉजिकल फैक्टर। तो देखिए सोशल लर्निंग जो थियरी है ये भी ये मानती है कि पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो सोशल वेरिएबल का मतलब आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा अफेक्ट करता है देन बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब आपको आपके माँ बाप से जो मिला हुआ है, हेरिडिटरी जो चीज़ें मिली हुई हैं उससे कम अफेक्ट होता है। तो सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट भी इन्वायरमेंट के इफेक्ट को मानता है। मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज आइदर लर्नड आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। अब ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ह्यूमन का जो व्यवहार होता है वो या तो हम सीखते हैं या सीखने मतलब जो है चेंज करते हैं उसको सीख करके। ओके, तो जैसे हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब आप जो है अपने माँ बाप का आदर सम्मान करते हैं तो वो भी उसी चीज़ को सीखते हैं, तो वो लर्न करते हैं। या फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ सीखी जो कि अपने घर में नहीं सीखी है तो उसी हिसाब से वो मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को फ्रेंड्स। ओके, तो ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो या तो लर्न किया जाता है या लर्निंग से मॉडिफाई किया जाता है। थ्रू लर्निंग वन एक्वायर नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू एंड स्किल। यानी कि लर्निंग से जो है हम सीख करके नॉलेज भी गेन करते हैं, एटीट्यूड भी अपना मेंटेन करते हैं, वैल्यूज भी हाई होती हैं हमारी और स्किल्स भी हम डेवलप करते हैं। किससे? लर्निंग से। पर्सनालिटी इज टोटल या सम टोटल ऑफ ऑल द दैट अ पर्सन हैज लर्न। इस थ्योरी के हिसाब से कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? सोशल लर्निंग थ्योरी। अब ये सोशल लर्निंग थ्योरी है, मतलब ये कह ही रही है कि समाज से आप लर्न कर रहे हैं। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी जो होती है वो कहती है कि पर्सनालिटी जो होती है वो सम टोटल होती है ऑल दैट पर्सन हैज लर्न। किसी भी पर्सन ने जो सब कुछ सीखा है, जो कुछ भी सीखा है उसी को मिला करके उस पर्सन की पर्सनालिटी बनती है। सोशल लर्निंग थ्योरी यूजेज रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी है फ्रेंड्स वो क्या करती है? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट अप्रोच को यूज करती है पर्सनालिटी को समझने के लिए। रीइंफोर्समेंट मतलब हुआ कि किसी को अप्रिसिएट करके जो है आप कोई काम करवाएं, और पनिशमेंट का मतलब हो किसी को पनिश करके कोई काम करवाते हैं। तो इस तरीके से सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इन दोनों फैक्टर को यूज करके किसी की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रस्ट्रेशन काज्ड बाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट काजेज एंड रीइंफोर्सेस अग्रेशन एज पर्सनालिटी ट्रेट। तो अगर जो है किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पर किसी वजह से अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, किसी वजह से आपको एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो ये आपके अंदर अग्रेशन की मतलब जो है आक्रामकता जो है एक गुण के तौर पर पर्सनालिटी में आपके आक्रामकता आ जाती है, अग्रेशन आ जाता है, जो ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब बाहरी इन्वायरमेंट ने देखिए आपको इम्पैक्ट किया, आप ऑफिस गए और आपका किसी से झगड़ा हो गया ऑफिस में, या आप जो है ब्रांच में है किसी कस्टमर से आपका झगड़ा हो गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, ये जो है रीइंफोर्स कर देगा आपके, अगर रोज ही ऐसा होता रहे तो आपके अंदर आप अग्रेसिव हो जाओगे, हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। आल्सो गुड बिहेवियर इज रिवार्डेड बाई सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रेज विच फर्दर रीइंफोर्सेस गुड बिहेवियर। और जबकि गुड बिहेवियर अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो ये सोसाइटी इसको जो है प्रेज करती है, आपकी जो है सराहना करती है। और जब आपकी तारीफ होती है आपके अच्छे व्यवहार के लिए तो आपका अच्छा व्यवहार और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाता है। देखिए मतलब जो है अच्छा व्यवहार तो आप पहले से ही गुड बिहेवियर था ही, लेकिन अब आपके गुड बिहेवियर के लिए जब आपको प्रशंसा की गई तो आपने अपना गुड बिहेवियर आपका और अच्छा कर लिया, अपना गुड बिहेवियर रीइंफोर्स हो गया। दस बिहेवियर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैव म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो इनका कहने का मतलब है कि जो आपका व्यवहार होता है और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा बाहर का माहौल होगा वैसा आपका व्यवहार होगा। यदि अब आपके घर में अगर रोज झगड़े होते रहें, मम्मी पापा रोज अगर झगड़े करते रहेंगे तो आप भी धीरे धीरे उसी माइंडसेट के हो जाते हैं। उसी जगह का अगर आपके घर में एक अच्छा माहौल है, एक भक्तिमय माहौल है, तो आपका जो है ओरिएंटेशन उसी टाइप का हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया बिहेवियर पार्सली क्रिएट पर्सन्स इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट द पर्सन्स बिहेवियर एज वेल। ओके, तो जो बिहेवियर होता है किसी व्यक्ति का वो पर्सन का इन्वायरमेंट जो है पार्सली क्रिएट करता है, पूरी तरह से तो इन्वायरमेंट नहीं, लेकिन जो है पार्सली उसका इन्वायरमेंट वो क्रिएट करता है, और जो इन्वायरमेंट होता है वो पर्सन के बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। अब ये देखिए जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे ही आपके दोस्त होंगे। यदि आप जो है शरारती हैं तो आपके दोस्त भी उसी तरीके के आपको मिलेंगे, क्योंकि आप सीधे लड़कों के साथ रह ही नहीं सकते हैं, आपको वैसे ही लड़के चाहिए जो कि शरारती हों। ओके, तो यही कह रहा है कि बिहेवियर जो होता है वो आपके जो आपका जो पर्सन है उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि आप वैसे इन्वायरमेंट में जाना ही पसंद कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोग मिले जो आपके टाइप के हों। ओके, और इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है पर्सन के बिहेवियर को भी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये जो है सोशल लर्निंग थ्योरी भी खत्म होती है फ्रेंड।
तो देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में हमने समझ लिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है, सिंपल है ना। सोशल लर्निंग थ्योरी, दिस थ्योरी बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज मोर रिजल्ट ऑफ सोशल वेरिएबल देन बायोलॉजिकल फैक्टर। तो किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, वो सोशल वेरिएबल का असर होता है, ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, ह्यूमन जो कुछ भी उसका ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो या तो उसने सीखा है या सीख करके उसको चेंज किया है, वही उसका व्यवहार होता है। लर्निंग के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, एटीट्यूड गेन करते हैं, वैल्यू और इसके लिए सारी चीज़ें लाते हैं। पर्सन जो है, कोई भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है फ्रेंड्स, वो कुल मिलाकर के उस पर्सन ने क्या लर्न किया है वही उसकी पर्सनालिटी होती है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो होती है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट अप्रोच यूज करती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट अप्रोच कौन सी थ्योरी यूज करती है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है पर्सनालिटी वाली, अंडरस्टैंड पर्सनालिटी को समझने के लिए सोशल लर्निंग थ्योरी रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट अप्रोच को अपनाती है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी वजह से, तो उसकी वजह से आपको अग्रेशन मतलब आपके अंदर में आक्रामकता आ जाएगी, आप हर किसी से झगड़ा करते रहेंगे। उसी जगह पर अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग आपकी तारीफ करते हैं और उस तारीफ की वजह से आपका जो अच्छा बिहेवियर है वो और अच्छा हो जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है। इस तरीके से बिहेवियर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि व्यक्ति का बिहेवियर और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन रखते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। ओके, बिहेवियर पार्सली क्रिएट द पर्सन एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट पर्सन बिहेवियर एज वेल। तो जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है वो उस पर्सन का इन्वायरमेंट पार्सली क्रिएट करता है। ओके, और जो इन्वायरमेंट होता है फ्रेंड्स वो पर्सन के बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। मतलब देखिए, एक दूसरे को बिहेवियर इन्वायरमेंट मेंटेन कर रहा है और इन्वायरमेंट बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अफेक्ट करते रहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में हमारा फ्रेंड्स ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।